अच्छा, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि मैं 3 यहाँ पर लोगों को ना स्पेसिफ़िकली एड्रेस करना चाहूँगी। एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि अपने अंडरग्रेड में रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सब लोगों को? यस। कोई भी यस एक बता मैम। दे। ओके। अच्छा, सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो कि एमएस थीसिस करना चाह रहे हैं, यानी कि एमएस में एनरोल्ड हैं और वो थीसिस की तरफ जा रहे हैं। और तीसरे वो स्टूडेंट्स जो कि अ, इन दोनों एरियाज़ में नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रोफ़ाइल को अपग्रेड करने के लिए पेपर की तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि वो बीएस कर चुके हैं, एमएस वो बाहर से करना चाह रहे हैं और फिर वो देख रहे हैं कि प्रोफ़ेसर की जो डिमांड है, वो पेपर की तरफ आ रही है। हम हैकाथॉन्स में जा चुके हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हम अवेल कर चुके हैं। लिंक्डइन पे भी हमारी पोस्ट है, लीड कोड के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। फिर अगर ये भी एक ऐड ऑन आ जाता है हमारी प्रोफाइल पे, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। तो ये उन तमाम तर लोगों को एड्रेस करते हुए मैंने अपनी आज की जो ये सेशन है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें मेजरली जो पॉइंट्स जिन पे मैं बात करना चाहूँगी, सबसे पहले कि हम अपना जो रिसर्च एरिया है, उसे कैसे सिलेक्ट करें। ये वो क्वेश्चन है जो कल के सेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि रिसर्च एरिया मैं कैसे सिलेक्ट करूँ और जो मेरा रिसर्च एरिया है, वो कितना वायबल है। तो सबसे पहले ये कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करने के। अच्छा, इससे इससे थोड़े से पहले मैं ज़रा आपको ये बताऊँ कि ये पेपर के जो पार्ट्स हैं ना, वो क्या होते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। It's visible now. अच्छा, 1 मिनट ज़रा मैं इस पे ये आपको पेपर नज़र आ रहा है? हिलियॉन ओपन एक्सेस के नाम से? जी मैम। यहाँ पर जी, जी, ये बस। अच्छा, ये मेरा पेपर है जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है। ये पेपर का टाइटल है, ठीक है? अब इस पेपर के अंदर जिनको बिल्कुल नहीं पता कि पेपर जो है उसके अंदर सेक्शंस कौन-कौन से होते हैं, ये पेपर मैंने उनके लिए खोला है, ठीक है? ये सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स होते हैं, देन इंट्रोडक्शन, फिर ये रिलेटेड वर्क, फिर ये मेथोडोलॉजी, ये तमाम तर पेपर्स का हिस्सा होता है, ठीक है? कोई भी आप पेपर लिखेंगे, ये तमाम तर चीज़ें इसमें होती हैं। पेपर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रिव्यू पेपर भी होता है और एक एक्सपेरिमेंटल पेपर होता है। ये मेरे पास जिस वक़्त खुला हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल पेपर है और जिसकी डिमांड प्रोफ़ेसर्स आपसे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल पेपर्स होते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको बताया और ये मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी का सेक्शन है। और अगर मैं थोड़ा-सा तेज़ जा रही हूँ, तो ज़रा आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, कोई भी एक मुझे मैसेज कर दे, कोई बता दे। और ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन है। और इसके बाद जो सेक्शन आता है हमारे पास, वो लिमिटेशंस और फ्यूचर डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है? ज़्यादातर पेपर्स में ये होता है, कुछ-कुछ पेपर्स में स्किप कर दिया जाता है या डिस्कशन के साथ ही इंक्लूड कर दिया जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक अच्छा पेपर लिखना चाहते हैं, तो लिमिटेशंस अपनी रिसर्च के ज़रूर बताएँ। क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली रिसर्चर्स अपने पेपर में लिमिटेशंस लिखकर नेक्स्ट पेपर में, अपने ही पेपर में उन्हीं लिमिटेशंस को और उन्हीं फ्यूचर डायरेक्शंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो उनके एक ही काम से ना 1 से 2 पेपर निकल आते हैं और ये फाइनली आपका कन्क्लूज़न का सेक्शन होता है। ठीक है? फिर आपने यहाँ पर रेफरेंसेस बताने होते हैं। ये मैं आपको अपनी फाइनल कॉपी से नहीं, बल्कि जो मेरा जहाँ पर पब्लिकेशन हुई है, उसकी जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर से दिखा रही हूँ। ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो इस टाइटल को सर्च भी करके पूरी इसकी कॉपी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पूरा पेपर कैसा दिखता है जिस वक़्त वो जर्नल अपनी अपनी कॉपी के ऊपर एडिट करके निकालता है। ठीक है? तो ये पेपर के कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि आपकी रिसर्च में या आपके पेपर में भी मौजूद होने चाहिए। इनके अंदर फिर कुछ डायग्राम्स आप डालते हैं, टेबुलर फॉर्मेट्स डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं वो भी सब मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन ये सेक्शंस आपके पेपर में होते हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल पेपर के अंदर। इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और भी बताऊँ कि लिटरेचर रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। जब रिव्यूअर के पास पेपर जाता है आपका, जब आप किसी जर्नल में सबमिट करते हैं,
तो रिव्यूअर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखता है वो लिटरेचर रिव्यू देखता है कि आपका लिटरेचर रिव्यू कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे आपने गैप को आइडेंटिफाई किया है और कितने रीसेंट पेपर्स को आपने हिट किया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सजेशन ये दी जाती है या रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर मैं 2025 में पेपर लिख रही हूँ, तो बहुत से बहुत जो लास्ट के 4 इयर्स हैं मैं इनको टारगेट करूँ लाइक 2025, 2024, 2023 और 2022 ठीक है? अगर कोई पेपर आपको कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म का मिलता है, जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1999 का 1997 का जो बेस पेपर है, आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा पेपर आपको एक आध ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीएनएन यूज़ किया है आपने, तो जिसने सीएनएन बनाया, तो उसने तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा टाइम पहले का काम किया हुआ है। हो सकता है उसका काम आपको मिले कोई 2018 का, 2019 का, तो आप डाल सकते हो वो पेपर क्योंकि वो आपका जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका वो बेस पेपर है, उसका वो एक ग्राउंड पेपर है। इसके अलावा इसके साथ-साथ हम क्या करते हैं जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो हम एक पेपर को बेस पेपर बनाते हैं। वो पेपर होता है जो मेरे काम से बहुत क्लोज़ली रेलेवेंट होता है, ठीक है? ये तो मैंने अभी आपको इसका एक ओवरव्यू दिया। फिर जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो कुछ रिसर्चर इतने स्मार्ट होते हैं अच्छा ये बातें बहुत सारी शायद आप लोगों को नहीं मालूम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम 30 टू 40 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमारी एक ही एफर्ट के अंदर हम 2 से 3 पेपर निकाल लें तो उसकी एक ट्रिक ये होती है कि आप पेपर का जो रिव्यू जो लिटरेचर रिव्यू मैंने अभी आपको बताया कि उसकी एफिकेसी बहुत होती है, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत होती है। रिव्यूअर देखता है कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो कितने पेपर्स का है और कितने लेटेस्ट पेपर्स का है। तो अगर आप उसकी तादाद को बढ़ाकर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 या 60 कर देते हैं, तो उस उससे आपको ये फ़ायदा होगा उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि उसी से आप रिव्यू पेपर निकाल सकते हो। रिव्यू पेपर के अंदर ज़्यादातर पे लिटरेचर ही मौजूद होता है, ठीक है? और अगर आपने अपने पेपर का रिव्यू पेपर भी निकाला हुआ है, वो भी अगर आप प्रोफ़ेसर को शोकेस करते हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है? लेकिन रिव्यू पेपर के अंदर क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो नोबल होते हैं, स्टूडेंट्स जो फ्रेशीज़ होते हैं, उनको इतना रिकमेंड नहीं करते, लेकिन किसी-किसी का बहुत शौक होता है, तो वो लिख सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात थी ये पेपर के सेक्शंस के हवाले से और कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे रिव्यू पेपर अगर लिखना चाहें तो लिख लें क्योंकि एक ही काम से आपके पास 2 पेपर निकल आएँगे। उसी से आपका एक अच्छा-सा एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू निकल आएगा जिसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल पेपर के अंदर और फिर एक्सपेरिमेंटल पेपर लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूँगी कि रिसर्च एरिया हम कैसे सिलेक्ट करें? इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखती जाती हूँ। मेरी स्लाइड्स शेयर हो रही हैं? 1 मिनट। नहीं मैम प्रॉब्लम अ, अच्छा ठीक है। देखिएगा अब स्लाइड शेयर हो रही है? यस आंटी है। और जो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ वो नज़र आ रहा है आप लोगों को? कोई भी एक बता दे जी हाँ। बस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम रिसर्च एरिया को सिलेक्ट कैसे करें? अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताऊँगी। जब मैंने अपनी ये रिसर्च की, तो मुझे लगे थे तकरीबन 8 महीने। ये मेरा एमएस का थीसिस ही है जिसमें से मैंने 2 पेपर्स निकाले हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैं चीज़ें बताऊँगी, वो मैं बताऊँगी एआई टूल्स के साथ ताकि जो आपकी वो जो एफर्ट है जो मंथ्स पे जा रही है, वो आपकी श्रिंक होके कुछ वीक्स पर आए ताकि आपका एक पेपर आप 2 से 3 महीने के अंदर निकाल लें, पब्लिश भी कर सकते हैं आप 3 महीने के अंदर। तो जब आप रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करते हैं, एक तो बड़ा कॉमन सा टूल है आपके पास कि आप चैट जीपीटी को अपना लिखें, एक प्रॉम्प्ट दें कि चैट जीपीटी को आप ये प्रॉम्प्ट दें कि इस वक़्त जो लेटेस्ट रिसर्च एरिया जो चल अच्छा मैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात करूँगी कि कंप्यूटर साइंस में इस वक़्त लेटेस्ट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इनोवेशन हो रही है या कौन-सा एरिया इस वक़्त बूम पर है?
प्रॉम्प्ट आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी इनोवेशन है, आपकी क्रिएटिविटी आप किस तरह से दे सकते हैं। मैं अभी चैट जीपीटी की मैंने बात की है। क्या आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए? ठीक है, चैट जीपीटी आपके लिए ये एआई असिस्टेंट का काम करेगा। रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका ये है। दूसरा, जो एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं या जो एफआईपी कर रहे होते हैं, उनको सुपरवाइजर भी कोई एरिया बताते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ उनको ना एक जैरगन बता दिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे उनको बता दिया कि ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के ऊपर काम कर लो, क्योंकि कुछ सुपरवाइजर काम करते हैं तो वो इसी तरह के एक कुछ वेग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। आपने वो जो वर्ड्स है ना वो पकड़ना है और उनको पकड़ के आपने चैट जीपीटी के ऊपर, अभी मैं चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर डालना है और उससे उसका मांगना है कि भाई इसका मुझे नोबल एरिया बता दे कि इसमें किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है या लेटेस्ट काम क्या हो रहा है। ठीक है, अब वह अगेन आपके अपने ऊपर है कि आप क्या प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो। तीसरा ये है तरीका कि आप एक काम ये कर सकते हैं, जो तरीका अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अगर आप अपने एमएस थीसिस के प्रपोजल के लिए जब आप टाइटल अपना प्रेजेंट कर रहे हो तो, या एफआईपी के लिए अगर आप देना चाहोगे ना, देने चाहोगे, मैं गारंटी बोलती हूँ कि वन गो में एक्सेप्टेंस होगी। जैसे मेरा एरिया है कंप्यूटर विजन और मेडिकल इमेज एनालिसिस, ये कॉम्बिनेशन है जिसपे मैंने काम किया है, या मैं सपोज कर लेती हूँ एमएस के ऊपर काम करने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, अगेन चैटजीपीटी की हेल्प लेके मैं ये पता करूंगी कंप्यूटर विजन और मेडिकल इमेज एनालिसिस की टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी है। ठीक है, टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी हैं, इसमें अगर आप सर्च करोगे तो आपको नजर आएगी मिकाई। आप गूगल पे सर्च करें कि मिकाई के 2024 के एक्सेप्टेड पेपर्स कौन से हैं। ठीक है, 2024 के एक्सेप्टेड पेपर्स आप देखें, उनके टाइटल्स पढ़ें और उनके टाइटल उठा के आप अगेन चैट जीपीटी को दें। बल्कि उनका जो पीडीएफ है उसका जो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट है वो भी निकाल के दे सकते हैं और फिर आप उससे क्वेश्चंस करें कि उसको समराइज कर दे या इजी लैंग्वेज में आपको बता दे। आपको ना वहां से एक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जब आप उसको टाइटल पढ़ेंगे या जब उसका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी देखेंगे तो वहां से जो आपको एरिया मिलेगा वो एक तो बहुत रीसेंट होगा, बिल्कुल नॉबल एरिया होगा। ठीक है, मैं गारंटी बोलती हूँ आपके सुपरवाइजर को भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के प्रोफेसर्स कॉन्फ्रेंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसका रीजन ये है कि एचईसी में जहां पर उनकी प्रमोशन होती है एचईसी के थ्रू, एचईसी जर्नल्स को मानता है, कॉन्फ्रेंसेस को नहीं मानता। यही रीजन है कि आपसे जो भी, अगर आप किसी सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको कॉन्फ्रेंसेस में ले जाने को पेपर मना करेगा। जबकि कॉन्फ्रेंसेस में पेपर जल्दी पब्लिश होते हैं। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि जर्नल में भेजो, क्योंकि जब उसका जर्नल में पेपर जाएगा उसका नाम भी होगा, तो इससे उसकी प्रमोशन होगी। प्रमोशन होती है, अल्टीमेटली सैलरीज में इंक्रीमेंट्स होते हैं, डेजिग्नेशन अप होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को वो कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाने देते, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उनको नहीं बताते और उन्हें खुद भी नहीं पता होता। तो जैसे ही आप एरिया यहाँ से पिक करोगे ना और आप वहां पर डालोगे तो वो इतना यूनिक होगा कि आपको सुपरवाइजर बोलेगा कि हाँ बस इसी पे काम करो। और जब आप उस पे काम करोगे, सिर्फ एक छोटी सी हिच आएगी कि पेपर्स आपको 2024 और 2023 के मिलेंगे, 22 और 21 के कम मिलेंगे, क्योंकि एरिया नया होगा और नए एरिया में कंपटीशन कम होता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी काम कर दोगे ना, आपका पेपर चमकने लगेगा। ये इसकी एक ट्रिक है। ये आप लोग 5P के स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ मेरा पेपर भी निकल जाए, वो भी ये काम कर सकते हैं और एमएस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर जो दोनों में नहीं है, सिर्फ अपनी प्रोफाइल को अप करना चाहते हो, ये देख रहे हो कि रीसेंट एरिया क्या है, किस पे काम करूं, तो ये वाला काम कर लो आप। ठीक है, अपने एरिया की कॉन्फ्रेंसेस आपको ना टिप्स पर होनी चाहिए। जब आप प्रोफेसर से बात करो, आप उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जरूर बताओ। जैसे मेरे एरिया की जो कॉन्फ्रेंसेस है ना वो ये हैं, और आप लोगों ने इनका कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ट्रिपल एआई, सीवीपीआर, ये कंप्यूटर विजन की मैं आपको बात बता रही हूँ, आईसीसीवी, ईसीसीवी। मतलब आप उसको ना इस तरीके से बता सकते हैं प्रोफेसर को कि मेरा ये मोटिवेशन है कि मैं इन कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश करूंगा आपके अंडर, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके एरिया की कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं। ये मैंने आपको बताई है प्योरली कंप्यूटर विजन की, एनएलपी की थोड़ी सी अलग होती हैं।
और इसी तरीके से जो और दूसरे एरियाज़ हैं उनकी एक अलग है, उनकी कुछ अलग है, ठीक है? अच्छा इसमें जब आप कंप्यूटर विज़न के ये पेपर्स देखेंगे ना, आपको बहुत सारे फ्लेवर्स नज़र आएँगे, आपको एलएलएम नज़र आएगा, एलवीएम नज़र आएगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि रिसर्चर्स ने किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को इस्तेमाल करके कंप्यूटर विज़न के अंदर काम किया हुआ है। कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स का कि हम कंप्यूटर विज़न में सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर विज़न के डीप न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एलएलएम को नहीं कर सकते, एलवीएम को नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप इन पेपर्स के टाइटल्स पढ़ोगे, इनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई। इसके अलावा आप अपनी इस फ़ेज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए जेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनी एक एआई टूल है। मैं यहाँ पर आपको इंटरफ़ेस भी दिखा सकती हूँ, लेकिन थोड़ी-सी ज़रा मीटिंग लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ूँगी कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ टूल का नाम बताऊँगी, आप उसको खुद एक्सप्लोर करें और अपनी फ़ीज़िबिलिटी के हिसाब से देखें कि मैं किस तरीके से अपने रिसर्च फ़ेज़ को एक्सपेडाइट कर सकता या कर सकती हूँ, ठीक है? वैसे भी हम यहाँ पर iCode गुरु पे इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हम ये सिखाते हैं कि सीखते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ टाइटल बता रही हूँ, तो टाइटल से आपने क्या करना है कि उसको खुद सर्च करना है। जेनी और एक पेपर पेन, ये 2 बहुत ही पावरफुल किस्म के एआई टूल्स हैं, जो आपको इस फ़ेज़ के अंदर अपना रिसर्च एरिया लोकेट करने में भी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, गिव मी रिसर्च आइडिया ऑन एनी एक्स-वाई-ज़ेड टॉपिक, ठीक है? ये मेरा एक टॉपिक खत्म हुआ यहाँ तक, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया कि आप रिसर्च एरिया को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हम रेलेवेंट पेपर्स कैसे निकालें। तो रेलेवेंट पेपर्स हम निकालते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि लिटरेचर रिव्यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू की सिग्निफिकेंस बहुत होती है। लिटरेचर रिव्यू आपका रिव्यूअर भी देखेगा और अगर आपने उस पेपर की कोई रॉ कॉपी अपने प्रोफेसर के साथ शेयर की है, तो वो भी देखेगा क्योंकि वो वहीं से तो आपने अपना गैप निकालना है। ठीक है? हाउ टू गेट रेलेवेंट पेपर्स। रेलेवेंट पेपर्स आप कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये देखें कि आपने रेलेवेंट पेपर्स ना कम से कम 40 होने चाहिए आपके पास, ठीक है? और ये मैं आपको जो तरकीब बताने जा रही हूँ, इसे आप 1 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं। एक टूल है हमारे पास रिसर्च रैबिट के नाम से। इसका इंटरफ़ेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है। शुरू-शुरू में समझने में ज़रा मसला होता है। मैं अपनी स्क्रीन को स्विच कर रही हूँ। क्या मेरी स्क्रीन व्यू हो रही है? रिसर्च रैबिट की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? यस क्लियर आ मैम। रही है। अच्छा, ये आपके पास एक टूल है। इसको आपने ना साइन अप करना होता है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर साइन अप करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना हो। ये देखें, ये एक इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें काम कैसे होता है, हम एक कलेक्शन बनाते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शंस बनी हुई हैं। एक न्यू कलेक्शन आप बनाओगे, कोई भी टाइटल क्योंकि जब आप थोड़ी-सी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आओगे जेनी और पेपल के साथ रिसर्च एरिया तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो अच्छा ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है जो प्रोफ़ेसर्स बताते हैं, गूगल स्कॉलर के ऊपर जाओ, गूगल स्कॉलर के ऊपर अपना टाइटल लिखो या अपनी क्वेरी लिखो एंड के कीवर्ड्स के साथ, तो आपको वो बहुत सारे पेपर्स दे देगा। वहाँ से भी कोई पेपर आप उठा के यहाँ पर आप डाल दें, ठीक है? इस कलेक्शन में आप ये पेपर डाल दें, ठीक है? अभी जो मेरे पास डले हुए मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर आप जैसे आओगे ऐड पेपर करोगे, मैंने एक पेपर डाल दिया। जैसे ही आप ऐड पेपर करेंगे, उससे वो क्या करेगा कि आपको ना सिमिलर वर्क दिखाना शुरू कर देगा। अभी ये मेरे पास 2023 का पेपर है, तो मैं इसको छोड़ के ये वाला उठा लेती हूँ। ये देखें, सिमिलर वर्क इसने आपको दिखाना शुरू कर दिया। 742 सिमिलर वर्क्स हैं। ऑल साइटेशंस अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो ये पूरा मुझे दिखाएगा। ये देखें, पूरा ग्राफ बना के दे दिया उसने आपको कि ये आपका सिमिलर वर्क है, मतलब इस पेपर से रेलेवेंट और कितने पेपर्स हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितने पेपर दिखा रहा है वो। सिर्फ़ मैंने एक पेपर को सिलेक्ट किया, वो मुझे 742 पेपर्स दिखा रहा है। तो आपको तो सिर्फ़ 40 टू 50 पेपर्स निकालने हैं। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाओ साइटेशंस के हिसाब से और उसको ऐड करते जाओ अपने पास, अपनी इस रिपॉजिटरी के अंदर, रिसर्च रैबिट की रिपॉजिटरी के अंदर। तो आपके पेपर्स रेडी हो जाएँगे। 1 घंटे के अंदर आपका लिटरेचर रिव्यू के पेपर्स रेडी हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, लिटरेचर रिव्यू के पेपर्स अब आप किस बेसिस पे उठाएँगे? टॉप क्लास जर्नल से पेपर आप लोगों ने उठाने हैं। वो टॉप क्लास जर्नल्स कौन-कौन से हैं? IEEE,
साइंस डायरेक्ट के जर्नल्स हैं और इसके अलावा नेचर के जर्नल्स हैं, स्प्रिंजर के जर्नल्स हैं। क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ इतने अरसे से तो मुझे याद है। जब आप करते रहोगे तो आपकी भी नज़रों से गुजरेंगे और आपको भी याद हो जाएँगे, ठीक है? ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो आपके पेपर्स हैं, आपने जो पेपर्स लिए हैं वो आप किन जर्नल से लिए हैं आपने, या आप किन जर्नल से पेपर लेना चाहते हैं या लेंगे अपने काम में, तो आप बताएँगे। तो आप इनका जो नाम है ना, जो इन जर्नल्स का जो मैं आपको बता रही हूँ या इन पब्लिशर्स का, इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। स्प्रिंजर, नेचर या जो भी आपके एरिया के टॉप नॉच जर्नल्स हैं, उनके नेम्स आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए ताकि आप बिल्कुल टिप्स पे बताएँ उनको। उनको पता चलता है कि इससे रिसर्चर कितना फ्लुएंट है अपने काम में और कितना प्रोफिशिएंट है, ठीक है? वो पेपर्स आप उठाएँगे जिनके जो अच्छे जर्नल्स में साइटेशंस का मसला नहीं है। क्यों देखिए, अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ है नेचर में और वो हुआ है 2025 में, तो उसको साइटेशंस आने में टाइम लगता है, ठीक है? सिर्फ़ साइटेशंस को आपने फ़ोकस नहीं करना कि जिनकी साइटेशन 1000 और 1000 प्लस हो मैं उनको उठाऊँ, नहीं तो आपको लिटरेचर रिव्यू में पेपर ही नहीं मिलेगा। 2025 में अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ है, ऑब्वियस सी बात है उसको उसके साइटेशंस आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो अच्छे जर्नल ने पब्लिश किया है, तो इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिक पेपर है, ठीक है? आपने स्टूडेंट पेपर को थोड़ा अवॉइड करना है। स्टूडेंट पेपर में ज़ाहिर-सी बात है वो चलता वक़्त थोड़ा-सा काम होता है। जो लोकल हमारे पाकिस्तान के जो जर्नल्स होते हैं, जैसे कि मेरान यूनिवर्सिटी का जर्नल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो जर्नल्स होते हैं, लोकल जर्नल्स को आपने अवॉइड करना है क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपको फैब्रिकेटेड मिले या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक ना मिले क्योंकि आप साइट कर रहे होते हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही अपनी नेक्स्ट रिसर्च को लेकर जा रहे होते हो, ठीक है? तो ये एक मैंने आपको टिप बताई कि आपने टॉप नॉच जर्नल्स को फ़ोकस करना है। जब आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिसर्च है वो टॉप क्लास जर्नल में जाए, तो आपने बुनियाद भी वैसी ही डालनी है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते मेरा पहला पेपर है तो कोई मसला नहीं मैं उठा लेता हूँ स्टूडेंट पेपर क्या मसला है। जब आप बुनियाद ही ऐसी डालोगे तो फिर आप काम कैसे लेके चलोगे? तो ये टिप है जो कि आपको जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो वही आपको बताता है सुपरवाइज़र कि भई जो जर्नल जिससे लिटरेचर रिव्यू निकालो वो भी बहुत टॉप क्लास होना चाहिए, ठीक है? आप वो चेक कैसे करोगे आपके वो जो जर्नल है वो टॉप क्लास है या नहीं? मेरे सामने इस वक़्त क्लैरिवेट की मैंने वेबसाइट ओपन की है, क्या आप लोगों को व्यू हो रही है? जी हो रही। ये लिंक मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर चैट में शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ताकि आप फर्दर इसको देख सकें। अच्छा, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, अगर कोई फैकल्टी भी मुझे सुन रही है इस वक़्त, तो मैं उनको भी ये बात बताती चलूँ कि इससे पहले कुछ टाइम पहले एचईसी ने 3 कैटेगरीज़ बनाई हुई थी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। डब्ल्यू इज़ सपोज्ड टू बी द टॉप नॉच कैटेगरी। अगर आपका पेपर उसमें है, तो आपकी प्रमोशन भी होती थी और भी आपको बेनिफिट्स मिलते थे। डब्ल्यू टॉप टॉप कैटेगरी है जिसमें हम बोलते हैं कि जो इसमें आने वाले पेपर्स हैं, वो इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स होते थे। ऐसा एचईसी पहले मानती थी। एक्स और वाई जो कैटेगरी होती थी उसमें इम्पैक्ट फैक्टर अगर नहीं भी होता था तो एचईसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज किया। उन्होंने इसको वो फॉलो करते हैं अब क्लैरिवेट को फोकस करते हैं। अब इसमें होता क्या है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड के जो पेपर के जो जर्नल्स हैं ये सारे इम्पैक्ट फैक्टर हैं। तो अगर आपका जर्नल ऐसा जर्नल है जिसको मैं अभी यहाँ पर अगर सर्च करूँ और वो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास साइंस साइटेशन इंडेक्स में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वो होता है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है? और वो मैप करता है एचईसी की डब्ल्यू कैटेगरी के साथ। तो यहाँ पर क्योंकि अगेन मैं खुद कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हूँ और आई होप कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, तो मैं उसी के हवाले से बात करूँगी कि ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला जो है ये डब्ल्यू कैटेगरी को मैप कर रहा होता है। सोशल साइंसेज़ और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को इसको थोड़ा-सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अगर कोई सोशल साइंसेज़ और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से बिलॉन्ग करता है। इमर्जिंग सोर्सेज़ साइटेशन इंडेक्स इसके अंदर वो जर्नल्स आते हैं हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री के भी जर्नल्स मिलेंगे, फिज़िक्स के भी मिलेंगे और नॉन इम्पैक्ट जर्नल्स भी आपको मिलेंगे। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको जो अपना पेपर दिखाया था, उसके ऊपर ओपन एक्सेस लिखा हुआ था। ओपन एक्सेस के बराबर में कोई मुझे बता सकता है कि क्या लिखा हुआ था? किसी को याद है? ओपन एक्सेस के बिल्कुल बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था? ये देखें, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? ये ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे हिलियॉन लिखा हुआ है। ये यस। स्क्रीन व्यू हो रही है। जी हो ये रही। जो हिलियॉन लिखा हुआ है, ये मेरा जर्नल का नाम है, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको लिखूँगी हिलियॉन, इसको ये मैं चेक करूँगी कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। और ये जो नॉलेज है ना, ये आप लोगों को होनी चाहिए।
ये देखें हीलियॉन जो मेरा जर्नल है ये टॉप कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है? ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.4 है। अच्छा, जितना ऊपर जाते जाते हैं 10, 11, 12 वो समझ लें आपके उतना टॉप जर्नल है, ठीक है? तो हीलियॉन यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरा जो जर्नल है वो इम्पैक्ट फैक्टर है। ये तमाम तर चीज़ें आपको मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें फैकल्टी को पता होती हैं, प्रोफेसर्स को पता होती हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी और जब नहीं पता होती तो आपका जो काम है ना वो किसी भी जर्नल में भेज दिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा काम इतना वर्थव्हाइल है, तो मैं इसको साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में ही भेजना चाहूँगा। लेकिन अब इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं वो भी मैं आपको हाथ के हाथ बता देती हूँ, कि ये जो जर्नल्स होते हैं, जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, ये थोड़ा-सा टाइम लेते हैं पब्लिकेशन में और इनकी फीसेस भी ज़्यादा होती हैं। तो शुरू में जब आप कोई पेपर लिखो, तो अगर वो नॉन इम्पैक्ट में भी आ रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल है, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है? और अगर आप पेपर को जर्नल में नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस में लेकर जाना चाहते हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस का भी मैं आपको बता देती हूँ, हर साल यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस आती हैं। जैसे इस बार DHSOFA में कॉन्फ्रेंस है ट्यूसडे को, ठीक है? सालेम हबीब में कॉन्फ्रेंस है दिसंबर में और एक कॉन्फ्रेंस होती है फ्रंटियर्स के नाम से। अगर आपने सर अहमद का पेपर देखा हो तो उन्होंने 3rd सेमेस्टर में लिखा था, वो फ्रंटियर्स में डाला था और उन्होंने बिल्कुल सिंगल ऑथर के तौर पे लिखा था। तो वो पेपर वो कॉन्फ्रेंस में लेकर गए थे। तो कॉन्फ्रेंस में आपको ये होता है कि प्रोसीडिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है और पेपर भी आपका जल्दी पब्लिकेशन के ऊपर आता है। तो ये कॉन्फ्रेंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में आपको इतना अमाउंट भी नहीं लगता और पेपर भी आपका जल्दी निकल जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि रेलेवेंट पेपर्स आप कैसे फिगर आउट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। पेपर आपने निकाल तो लिया, बिल्कुल नए हैं, कोई नहीं है, सुपरवाइज़र भी नहीं है, पेपर को समझना भी है। पेपर के अंदर आपको 2 तरह के मिक्सचर्स नज़र आएँगे। एक तो jargon मिलेगा आपको, jargon वो होता है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और एक थोड़ी-सी हाई वोकैब्युलरी होती है, जो कि अक्सर आपको जीआरई की वोकैब्युलरी में देखने को मिलेगी। वो कुछ रिसर्चर्स बड़े शौक से डालते हैं पेपर के अंदर, पेपर को अपने थोड़ा-सा फैंसी लैंग्वेज का लुक देने के लिए। तो ये 2 तरह की वोकैब्युलरीज़ होती हैं। अब स्टूडेंट दोनों में कन्फ्यूज़ होता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है। तो उसके लिए भी आप जेनी के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए भी आप पेपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप जेनी के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जेनी के टूल को इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप अपने सारे पेपर्स को अपलोड करते हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं ना रिसर्च रैपिड को यूज करके। इन ये पेपर्स आपने अपने पास डाउनलोड करने हैं। ये पेपर्स अगर कुछ डाउनलोड नहीं होंगे तो ये आपके जो लाइब्रेरियंस हैं वो आपको डाउनलोड कर लेंगे, उनके पास एक्सेस होता है। ठीक है, जो कि एचईसी ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद का जो फेज़ है कि पेपर को अंडरस्टैंड करना है। पेपर को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जेनी के टूल को इस्तेमाल करके जो भी आपकी रिपॉजिटरी है, उसको आप पेपर्स को सारे के सारे पेपर्स को अपलोड करके क्रिटिकली इवैल्यूएट करवा सकते हो आप। कोई भी कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग एआई रिसर्च असिस्टेंट आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इवन वो आपको पूरा पेपर भी समराइज़ करके दे देगा। इसके अलावा एक और टूल होता है अनरिडल। ये आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके दे देगा कि कौन-सा पेपर किस पेपर से क्यों बेहतर है। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस को मैं क्यों एम्फसाइज़ कर रही हूँ, यहीं से निकलेगा आपका गैप। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए पेपर है, उसने एक कोई सर्टेन काम है जो नहीं किया, कंपैरेटिव एनालिसिस से पता चल रहा है आपको। बी ने वो काम किया है, सी ने कोई नए 2 काम किए हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं किया। तो ये जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं ना, यही आप अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करेंगे। आपने अपनी रिसर्च के अंदर कोई भी तोप काम नहीं करना होता, बस थोड़ी-सी ट्विकिंग करनी होती है। थोड़ा-सा ट्विक करके आपका आराम से पहला पेपर तो बहुत हँसते-खेलते निकलता है, ठीक है? वही आपका रिसर्च गैप होता है। आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, रिटन में लिख कैसे रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है और ये तमाम तर टूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके स्पेस इन तमाम तर चीज़ों को एक्सपेडाइट भी करेंगे और इस तमाम तर प्रोसेस को लेस हेक्टिक बनाएँगे आपके लिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अनरिडल एक नया टूल आपको बताया जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि है लॉजिकली। लॉजिकली के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर के अंदर नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आपको पेपर को ना बार-बार, बार-बार पढ़ना पड़ता है ड्यूरिंग
योर रिसर्च, जब तक आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप उसमें लॉजिकली के थ्रू, उस लॉजिकली के अंदर जो एक लॉजिकली फाइल एनोटेटर है, उसको यूज़ करके आप नोट्स बना सकते हो। आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइटेशंस को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है? साइटेशंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये टूल आपको इसमें भी फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि आपने यहाँ तक आप आ गए, आपको यहाँ तक पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है, किस मॉडल को इस्तेमाल करना है। मॉडल के बारे में आपको, कि मैं कौन-सा मॉडल इस्तेमाल करूँ, कौन से मॉडल्स जो हैं वो पुराने हैं, कौन से मॉडल्स के ऊपर नया काम हो रहा है, ये सब आपको जब आप मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे ना पेपर्स की, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आए, अगेन इन टूल्स को यूज़ करके आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जब आप इतने फेज़ तक आ जाएँगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि अब मैं क्या करूँगा और किन मॉडल्स को मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर वो वाली उस बात को मैं मैप करूँगी जो डॉक्टर ज़फ़र शाहिद ने कही थी कि अगर आपका कोडिंग हैंड्स ऑन अच्छा है, तो ही आप रिसर्च में आ सकते हो, क्योंकि रिसर्च मीन्स कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। तो कुछ जब आप ट्वीक करते हैं ना मॉडल्स को और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं, तो मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं आप, मॉडल को समझते हैं, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको आप पूरा का पूरा ना रिवर्स इंजीनियरिंग से खोल के रख देते हैं और फिर उसके अंदर जाके खुद अपनी चीज़ों को डाल रहे होते हैं। मिसाल देती हूँ मैं आपको, कहीं पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हुई हुई है, आपने थोड़ा-सा चेंज करना चाहा, आपने बोला मैं इसके अंदर ग्रेडिएंट पेनल्टी के साथ एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जब तक आपको कोड समझ में नहीं आएगा, काम कैसे करोगे? इसलिए आपका कोडिंग हैंड्स ऑन होना अच्छा है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है? अब आपने मॉडल्स के ऊपर काम कर लिया, आपने रिजल्ट्स निकाल लिए। रिजल्ट्स निकालने के बाद जो स्टूडेंट फँसते हैं सबसे ज़्यादा वो ये कि कोई ग्राफ आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ना आरओसी का एक ग्राफ आया हुआ है, या आपके पास आप ये समझ लें कि आपने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स निकाला। मतलब विजुअलाइज़ेशंस पर आ गए आप। विजुअलाइज़ेशंस आर वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि आप जब तक आपकी विजुअलाइज़ेशंस नहीं आएगी, आप रिज़ल्ट्स में डालोगे क्या? ठीक है? मॉडल से जब आपने काम कर लिया, तो आपने उसको इवैल्यूएट भी करना है, अपने मॉडल को टेस्ट भी करना है। तो वो आप दुनिया को कैसे बताओगे कि ये मेरा मॉडल फलाने मॉडल से इतना अच्छा है? वो आप विजुअलाइज़ेशंस के थ्रू बताएँगे। अब मैं ये सपोज़ कर रही हूँ, ये एक ग्राफ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब ये ट्रेनिंग ग्राफ है या कोई सा भी ग्राफ है, अब आपको इसको अंडरस्टैंड, आपने तो समझ लिया, दुनिया को कैसे बताएँगे आप कि मैंने इसके अंदर क्या इंटरप्रेट किया, मेरा काम इस ग्राफ के थ्रू कैसे मैप हो रहा है। विजुअलाइज़ेशन में आपको हेल्प करेगा जूलियस, ठीक है? ये एक कॉम्बिनेशन है किसका? एक्सेल का, पाइथन का और चैट जीपीटी का। यहाँ पर आप अपनी डेटा की विजुअलाइज़ेशंस देकर उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये आपको डायरेक्टली पूरा नहीं बताएगा कि इसको इस तरीके से लिख दो। यहाँ पर भी आपको अपनी थोड़ी-सी क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी। आप जब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो आपको अपने रिस्पॉन्सेज़ देता रहेगा और उन रिस्पॉन्सेज़ को जोड़कर आपने इन ग्राफ्स की डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ठीक है? अब इसके बाद एक फ़ेज़ आता है आपके पास पूरे पेपर को कंपाइल करने का। भई पेपर लिखना है आपने। अभी तो मैंने आपको सेक्शंस बता दिए। इन सेक्शंस में जब आप पूरे पेपर को लिखने जाएँगे, मतलब पूरे पेपर को देखने जाएँगे कि पूरे पेपर के अंदर कोई मेरा सेक्शन मिस तो नहीं है, या सारे सेक्शंस जो भी सिग्निफिकेंट सेक्शंस हैं उनको मैं इंक्लूड करूँ, तब भी आपको हेल्प करेगा ये आपका जेनी। यहाँ पर आपको ये फैसिलिटेशन मिलती है कि आपको सेक्शंस भी बताता है वो, कि आपके पेपर के अंदर क्या-क्या सेक्शंस होने चाहिए। ठीक है? इसके अलावा पेपर पेन, ठीक है? ये दोनों टूल्स कुछ-कुछ फीचर जब आप इनको एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन-सा फीचर किसके अंदर ज़्यादा एनहांस्ड है और मैं किस किस फीचर के लिए या किस काम के लिए किस फीचर को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप सोर्सली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्सली एक टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी साइटेशंस को मैनेज करने के लिए। साइटेशंस को मैंने मैनेज करने के लिए आपको ये लॉजिकली भी बताया है। इसके थ्रू भी आप अपनी साइटेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये आपको ये बताता है कि साइटेशन इंक्लूड कहाँ-कहाँ करो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखा, अब मैं आपको अपने अपने ना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम 2 साइटेशन ज़रूर डालें। क्योंकि आप हर पैराग्राफ के अंदर 2 बातें ऐसी ज़रूर कर रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है कि आप बताएँ कि ये आपने कहाँ से लिया। तो सोर्सली आपका ये मसला हल कर देगा। सोर्सली के साथ जब आप अपने पैराग्राफ्स को शेयर करेंगे, तो वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर आपको साइटेशंस यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव टूल है। कुछ टूल्स इसमें से फ्री हैं और कुछ सर्टेन टाइम के बाद आपसे पेमेंट माँगते हैं, वो जब आप एक्सप्लोर करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा।
इसके बाद फाइनली जब आपका पेपर रेडी हो जाता है तो आपने प्लस चेक को यूज करना है, या अगर आपके पास अकाउंट है तो आप टर्निटिन को यूज कर सकते हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए। ठीक है, कि आपके पेपर में प्लैश तो नहीं आ रहा। ये जो आपके पास प्लेग चेक है, ये इस तरह के जो टूल्स हैं, ये रन टाइम चेकिंग भी करते हैं। रन टाइम चेकिंग से मुराद ये होती है कि अगर 10 मिनट पहले अगर कोई पेपर रिपॉजिटरी पर आया है, तो ये आपको वो भी चेक करके बता देंगे कि उससे तो आपका कहीं कंटेंट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फेजेस होते हैं। सारे फेजेस को हमने अब तक डिस्कस किया। एआई टूल्स को हमने डिस्कस किया कि उनको हम यूज करके किस तरीके से अपनी चीजों को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू के लिए आप और क्या चीज यूज कर सकते हैं। एक शीट है जिसको हम लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू डायरेक्टली लिखने से पहले आपको वो शीट मेंटेन करनी चाहिए। ये मेरे पास, मैंने इसको शेयर किया है स्क्रीन को। क्या ये व्यू हो रही है? टेबल फॉर्मेट में एक स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes, क्या ma'am. जी हो रही है। अच्छा, ये लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स है। ये शीट मैं आप लोगों के साथ, ये टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके अंदर कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं या कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कॉलम्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, और इन्हीं को हम लेकर जाते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में। पेपर का जब से सबसे पहले आप पेपर को जब रीड कर रहे हैं, इन तमाम तरह टूल्स को यूज़ करके आप पेपर्स को समझ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, तो आपने ये शीट फिल करनी है। टाइटल होना चाहिए, ऑथर्स होने चाहिए, पब्लिकेशन ईयर होना चाहिए। ये मतलब जब भी आप ये शीट उठाएँगे ना अपने काम के दौरान, आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितनी पब्लिकेशन, कितने ईयर्स की पब्लिकेशन है, मतलब रीसेंट मेरे पास कौन-कौन से पेपर्स हैं, कितनी तादाद के पेपर्स मेरे पास 2025 के हैं, कितनी तादाद के पेपर मेरे पास 2024 के हैं। क्या वो पेपर मेरा जर्नल का है या वो मेरे कॉन्फ्रेंस का है? इससे आपको ये भी आसानी होगी जब आप मीटिंग करने जाते हो ना अपने सुपरवाइज़र से, आप उनको फ़ौरन से शीट देख के बता सकते हैं कि ये पेपर मेरा कॉन्फ्रेंस का है या ये मेरा जर्नल का है। कीवर्ड्स जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विज़न लैंग्वेज मॉडल। कीवर्ड देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि ये जो पेपर है ये काम कर रहा है चेस एक्स-रे के ऊपर और विज़न लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। पब्लिकेशन टाइप क्या है? अगेन जर्नल या कॉन्फ्रेंस, ये भी आप मेंशन करते हैं। और भी फ़ील्ड्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि इसके अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 फ़ील्ड्स हों, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो ओवरवेल्म हो जाएगा फिर। डेटा सेट आपने कौन-सा यूज़ किया है, क्विक रेफरेंसिंग के लिए हम ये शीट बनाते हैं बेसिकली। मेथड हम कौन-कौन से यूज़ कर रहे हैं। जब ये शीट बनती चली जाती है ना, तो आप बहुत क्विक डिसीजन लेते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी हम चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें, इन्होंने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज़ किया है एक्यूरेसी और F1। इन्होंने सिर्फ एक्यूरेसी किया है, इन्होंने 4 किए हैं। जब पूरी शीट आप देखोगे ना, पूरी शीट का ये K कॉलम देखोगे, यानी कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का कॉलम देखोगे, जैसे-जैसे बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये शीट ग्रो करेगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितने मॉडल्स यूज़ करूँगा और मैं कौन-कौन से इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज़ करूँगा। फिर बेस्ट रिजल्ट्स किस-किस के क्या आए हुए हैं, इसके साथ एक कॉलम यहाँ पर मिसिंग है लिमिटेशंस का। जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि गैप कैसे निकालेंगे आप। ये भी एक मसला होता है कि स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता कि वो गैप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आप ये शीट बनाएँ तो यहाँ पर लिखें लिमिटेशंस। जब ये मीटिंग मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि लिमिटेशंस, थोड़े कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि, या रिसर्चेस ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेशंस एक्सप्लिसिटली नहीं बताते अंडर एनी डेफिनिट कैप्शन। वो कहीं पर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, डिस्कशन में कर देते हैं या कन्क्लूजन में कर देते हैं। जितना पेपर आप खोल-खोल के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, उतना पेपर जल्दी एक्सेप्ट होता है और उतना पेपर ज़्यादा पसंद किया जाता है, उतना ही टॉप कैटेगरी में पब्लिश होता है। एक ये आपने टिप ज़हन में रखनी है। तो लिमिटेशन के लिए भी इसी वजह से मैंने हेडिंग डाली, ताकि अगर कोई मेरे पेपर की लिमिटेशन देखना चाहे तो वो लिमिटेशन के अंडर जाके देख सकता है कि लिमिटेशन क्या है इस पेपर की। जो किसी पेपर की लिमिटेशन होगी, वही आपका गैप बन जाएगा। उसी को उठा के आप काम करना शुरू कर देंगे। और गैप सीमिंगली आपको लगेगा ये तो छोटी-सी चीज़ है, इस पे मैं कैसे काम करूँ, या ये तो छोटी-सी चीज़ कंसिडर की जाएगी। तो रिसर्च में छोटी-सी चीज़ को बड़ा करके बयान करना ही एक रिसर्चर का आर्ट होता है, ठीक है? और समटाइम्स वो चीज़ आपको छोटी लग रही होती है, लेकिन वो छोटी होती नहीं है। जो लोग यहाँ पर अगर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अगर अपनी एमएस की रिसर्च की है, और अगर मैं उनसे पूछूँ कि आपने एमएस की क्या रिसर्च की, तो वो मुझे 1 लाइन में बता देंगे, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ बहुत ईज़ी हो चुकी है, ठीक है? लेकिन जब आप प्रेज़ेंट करते हो ना,
उनके लिए ईज़ी है, मेरे लिए ईज़ी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने किस डेटा सेट के ऊपर काम किया, क्या काम किया, क्यों किया, क्या चैलेंजेस आए। ज़रूरी है कि वो मुझे बिल्कुल खोल-खोल के ऐसे बताए जैसे वो किसी ग्रेड 5 के स्टूडेंट को बता रहा हो। और जब आप चीज़ों को एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हो, तो वो आपका जो वन लाइन चीज़ जो होती है ना आपके ज़हन में, वो खुद ब खुद खुल के 10-15 पेजेज़ तक आ जाती है और वही पेपर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है? तो ये था लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स। अब मैं डायग्राम्स की बात करती हूँ। डायग्राम्स आपकी हाई रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए। डायग्राम्स आपके पेपर में कम से कम 7 टू 8 होनी चाहिए, जिसमें मेथोडोलॉजी में 6 डायग्राम्स होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? और आराम से 6 डायग्राम्स आ जाती हैं। पेपर जब आप देखेंगे ना घुमा-फिरा के आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स के अंदर मैं सैंपल्स की भी बात कर रही हूँ कि अगर आप सैंपल्स भी लगा देते हैं, मतलब फिगर्स जो है वो आपके पास तकरीबन 8 होनी चाहिए पूरे पेपर में, जिसमें मेथोडोलॉजी से निकलती हैं 6। और डायग्राम्स आपने बनानी है draw.io के ऊपर। draw.io का इंटरफेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें draw.io का इंटरफेस इस तरह से होता है। ये डायग्राम अभी मैं बना ही रही थी, ये अभी प्रोसेस में है। तो इस तरह की डायग्राम्स आप लोगों ने बनानी होती हैं। इसमें भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो, उसकी 2, 4, 5, 6 इमेजेस गूगल पे देखो। 2 से 3 इमेजेस को एमलगमेट करो, थोड़ी-सी अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो। जब आप बनाओगे ना उन डायग्राम्स को, मतलब 2 से 3 डायग्राम्स को आप जब बनाओगे, रिकंस्ट्रक्ट करोगे बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन, तो वो चेंज हो ही जाती है। ठीक है? उसके अंदर नोवेल्टी आ जाती है। ये मैंने डायग्राम्स की बात की। तीसरी बात, पेपर दिखा के करूँगी मैं आप लोगों से कि जब आप पेपर लिखें तो पेपर में ऐसा होता है कि ये देखें ये ब्लॉक डायग्राम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। अब मैं इस पेपर को थोड़ा-सा डिटेल में बता रही हूँ आपको कि जब पेपर, क्योंकि मैंने अभी तो आपके साथ एक ओवरव्यू डिस्कस किया था। इस पेपर में ये देखें, जब आप मेथोडोलॉजी के ऊपर आते हैं, बल्कि थोड़ा-सा हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये एब्स्ट्रैक्ट आया, एब्स्ट्रैक्ट हम बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं कि हमने क्या किया था, किस प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया, हमने क्या किया इसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है? और हमारे रिजल्ट्स क्या है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद कीवर्ड्स, अच्छा ये कहीं-कहीं अगर आप कुछ वीडियोज़ देखेंगे तो वो 5 3 टू 5 थिंग्स आपको बताएँगे कि इसको आप मिला के एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखें। और एब्स्ट्रैक्ट को ना कोहेरेंट मैनर में लिखा जाता है। आई होप कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने आइट्स वगैरह का पेपर दिया हुआ होगा, तो वहाँ पर हम कोहेरेंस की बात करते हैं। कोहेरेंस से मुराद ये होती है कि जो आपका मटीरियल है ना, पढ़ने में वो बेरब्त ना लगे। समझ में आए कि जो अब आने वाली लाइन है, वो पीछे वाली लाइन से उसकी कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है? ये कोहेरेंस आपने पूरे पेपर में मेंटेन करनी है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ मेंटेन करनी है, लाइन टू लाइन मेंटेन करनी है। फिर इसके बाद कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स लिखेंगे आप। कीवर्ड्स में यहाँ मैंने कोविड-19 के ऊपर काम किया था, मैंने बॉसेस्टाइन गैन के ऊपर काम किया था, मेरी इमेजेस टेक्स्ट एक्स-रे थी, मैंने इसके अंदर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम किया है। इस तरह से कीवर्ड्स बनाते हैं, ठीक है? और ये कीवर्ड्स जो लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स की मैं आपको शीट दूँगी, उसमें भी ये एक कॉलम आपको मिलेगा कि हम ये उसमें भी लिखवाते हैं स्टूडेंट से, ताकि उसको पता हो कि कीवर्ड्स बाकी पेपर्स के क्या थे और उसके पेपर के क्या होंगे। और ये पेपर के कुछ पेपर आप ये समझिए, जब आप सर्चिंग करते हैं ना, तो इन कीवर्ड्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब एडिटर पेपर को आपका अप करता है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, तो वो आपके एडिट कीवर्ड्स की हेल्प से ही कर रहा होता है, ठीक है? अब आप ये देखें, इंट्रोडक्शन हमने लिखा। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एक पैराग्राफ के अंदर आपको 4 साइटेशंस नज़र आ रही हैं। तो आपने भी ऐसे ही काम करना है कि जब आपने पैराग्राफ डेवलप करना है, तो आपके हर पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 साइटेशंस लाज़मी होनी चाहिए। जिससे पता चलेगा, अगेन इन जो साइटेशंस हैं, वही बता रही होती हैं कि कितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू किया गया है। कोई भी बात अपने पास से नहीं की गई, जो भी बात की जा रही है, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे ये करते हैं कि बस अपनी मर्ज़ी से रैंडमली शुरू में नंबर 20 डाल दिया, फिर 14 डाल दिया, फिर 15 डाल दिया। ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता। आपके जो रेफरेंसेस हैं वो मेंटेन होने चाहिए 1, 2, 3 लाइक दिस, इस तरीके से आपने मेंटेन करना होता है। ठीक है? अब यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्शन जैसे ही खत्म होगा, आपने कंट्रीब्यूशंस अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ही देनी है। ठीक है? ये देखें आप कंट्रीब्यूशंस आप इंट्रोडक्शन के अंदर बताओगे, तो अब आप क्या करोगे? जब आपने किसी पेपर की कंट्रीब्यूशन देखनी है, आपने इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला सेक्शन देख लेना है बस। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इस पेपर की कंट्रीब्यूशंस ये हैं। क्योंकि स्टाइल ही यही है, एक स्टैंडर्ड स्टाइल ही यही है कि इंट्रोडक्शन के एंड में हम कंट्रीब्यूशंस दे देते हैं कि हमने अपने पेपर में क्या-क्या किया। फिर उसके बाद हम बताते हैं कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन के बाद कि मेरा पूरा पेपर जो है, मतलब ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हम रीडर को कि सेक्शन 2 नंबर इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, सेक्शन नंबर 3 इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ताकि अगर उसको जो सेक्शन पढ़ना है, वो सेक्शन को पढ़ ले।
ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क प्रेजेंट करने का भी एक स्टाइल होता है। ठीक है, आपने 50 पेपर पढ़ लिए है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट अच्छी तरीके से करो। कुछ पेपर्स को उठा लो, आप डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट कर दो, ठीक है, और कुछ को ना टेबुलर फॉर्मेट में कर दो। जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो ईयर्स के हिसाब से आप उठा लेंगे, अगर 2025 के 2024 के पेपर्स हैं तो उनको आप इस तरीके से ले रहे हैं, या जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं उनको आप टेबुलर फॉर्मेट में ले रहे हैं। अब देखिए, अगेन आप रीडर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो रिलेटेड वर्क में डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़े, तो वो आपका ये टेबल पढ़ लेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह का है, किस-किस चीज़ को हाइलाइट करने की कोशिश की गई है। ठीक है? अब इसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद आती है हमारी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर ब्लॉक डायग्राम का होना मस्ट है, ज़रूर इंक्लूड करें। और जितनी अच्छी ब्लॉक डायग्राम होगी, अब अगेन हम रीडर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें नहीं पढ़ना अ, मेरा मेरी मेथोडोलॉजी, वो मेरे ब्लॉक डायग्राम देखिएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर काम क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी जिस वक़्त मैं काम कर रही थी, तो कुछ डायग्राम्स मैंने ड्रॉ डॉट आईओ पे बनाई थी और कुछ मैंने एमएस वर्ड के ऊपर बनाई थी, तो शायद आपको रेज़ोल्यूशन का थोड़ा-सा प्रॉब्लम नज़र आए। ठीक है? अच्छा, अगर आप किसी चीज़ में को डायग्राम में बना रहे हो, ज़रूरी है कि आप उसको रेफ़रेंस देकर कि अकॉर्डिंग टू फिगर दिस, मैंने इस डायग्राम के अंदर क्या बताने की कोशिश की है। क्योंकि डायग्राम तो आपने बनाई है ना, किसी को क्या पता कि आप क्या बताने की कोशिश करो, कौन-सा एरो कि किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे। जिस चीज़ की आप डायग्राम बनाएँगे या जिस चीज़ के, जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल्स लगाए हुए हैं, जिस चीज़ की भी ग्राफ़िकल विज़ुअलाइज़ेशन होगी उसको आपने ज़रूर से बताना है अपनी डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है? ये नहीं सोचना कि मैं तो इसकी ग्राफ़िकल विज़ुअलाइज़ेशन दे चुका हूँ या मैं तो इसकी टेबुलर फ़ॉर्मेट दे चुका हूँ। नहीं, आपने डिस्क्रिप्टिव में बताना है। इससे आपके पेपर की लेंथ बढ़ती है, पेपर की शक्ल बहुत बहुत प्रोफ़ेशनल होके निकल के आती है, ठीक है? अब आप ये देखें कि यहाँ पर हम सैंपल भी बता रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी बता रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें कोविड-19 के हमने कितने केसेस लिए, नॉर्मल के कितने लिए, वायरल निमोनिया के कितने लिए, और टेबुलर फॉर्मेट में भी बता रहे हैं, ठीक है? हमने तीनों तरह का मीडियम यूज़ किया है। मतलब हम रीडर को मुकम्मल तौर पे हुक कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास डेटा प्री प्रोसेसिंग अगर आपने की है, तो आपने वो बतानी है। इमेजेस जहाँ कहीं भी आप लगा सकते हो, वो लगाओ, क्योंकि देखो ये इमेजेस मुझे प्री प्रोसेसिंग के दौरान ही मिली थी। ये चीज़ ये बता रही है कि मेरा काम कितना ऑथेंटिक है। एल्गोरिथम ज़रूर से लिखेंगे, ठीक है? एल्गोरिथम लिखने के कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स जैसे लेटेक्स वगैरह है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम ना जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा-सा लिखेंगे, इक्वेशंस डाल देंगे, तो एक अच्छी उसकी लुक आएगी। या ये जैसे मैंने आपको पूरी प्रपोज़ अप्रोच, अब देखिए मैंने प्रपोज़ अप्रोच ब्लॉक डायग्राम में भी बताई, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बताई, मैंने एल्गोरिथम में भी बताई, ठीक है? अब ये एक ओवरव्यू मैंने दिया, जो मैंने अपना आर्किटेक्चर बनाया, उसका मैंने एक ओवरव्यू दिया। फिर इसके बाद इक्वेशंस ज़रूर लिखेंगे इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, या ग्रेडिएंट पेनल्टी है, या वॉसेस्टाइन-गैंग की इक्वेशन है। जब मैंने ये कोर्सेरा से कोर्स किया था वॉसेस्टाइन-गैंग का, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया था, मेरा एरिया बिल्कुल नया था। 2021 में जब मैंने ये रिसर्च की थी, तो मैंने कोर्सेरा का कोर्स किया था जनरेटिव एडवर्सिटी नेटवर्क्स का। इक्वेशंस मुझे वहाँ से मिल गई थी, डिस्क्रिप्शंस मुझे वहाँ से मिल गई थी। तो आपने भी यही करना है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लावा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लावा मॉडल किसके ऊपर काम करता है, उसकी भी बेसिक मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये आपने सिर्फ़ इक्वेशंस को लेटेक्स के ऊपर डाल के, या जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनके ऊपर इक्वेशंस लिखी जाती हैं, उनके ऊपर डाल के आपने यहाँ पर लिखना है। खुद से नहीं बनानी है आपने शुरू में, ठीक है? लेकिन पीएचडी में हम नॉवेल्टी इसी तरह की लेकर आते हैं, जिसमें हम इक्वेशंस भी घुमा-फिरा रहे होते हैं, मैथमेटिकली भी हम काम कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई, जिसमें मैंने अपना आर्किटेक्चर बताया पूरा, ठीक है? ये देखें। इसके बाद ये पैरामीटर्स, कि हमने किन-किन पैरामीटर्स को ट्वीक किया, ये हमने टेबुलर फॉर्म में भी बताया और डिस्क्रिप्शन में भी बताया है। ये डिटेल डायग्राम आ गई। इसके बाद ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ही है, ये जो डायग्राम है, ये जो प्रोपोज़्ड डीप सीएनएन है, इसमें मैंने सीएनएन के अंदर कुछ चेंजेस की थी। तो जो चेंजेस मैंने की थी, वो मैंने यूँ डायग्राम में शो कर दी कि मेरी लेयर के ऊपर क्या इमेज की रेज़ोल्यूशन थी, मैंने लेयर्स को किस तरीके से, कौन-सा मैंने कर्नल एग्ज़ीक्यूट किया और किस तरीके से मेरे पास जो है वो आउटपुट्स आ रहे थे, ये मैंने वो बताया है। ठीक है? फिर मैंने उसी चीज़ की समरी हम निकालते हैं ना, एक 1 लाइन ऑफ कोड से आप समरी निकाल लेते हो, अपने पाइथन के कोड में जुपिटर नोटबुक के अंदर, ये मैंने वो इंक्लूड किया, ठीक है? फिर अगेन ये पैरामीटर्स हैं डीप सीएनएन के, फिर ये हमारे रिजल्ट्स हैं, और ये फाइनल
ग्राफ्स हैं जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि भाई ये ग्राफ्स होंगे तो इनकी भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देनी है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं। ये ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस के जो ग्राफ्स होते हैं, ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसीज के जो ग्राफ्स होते हैं, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना आपका काम ऊपर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सबको पता है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज पे काम करता है, ऐसा हमें लगता है। अगर कोई सोशल साइंसेस का बंदा आ रहा है एआई का पेपर पढ़ने के लिए, उसका दिल चाह रहा है कि वो चेक के ऊपर काम करे यूजिंग डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, उसको क्या पता कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसे ही लिखना है आपने कि उसको भी समझ में आए। ठीक है। तो इसलिए हमने सारी प्रिसिशन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 सबकी हम इक्वेशन देंगे, सबको हम डिफाइन भी करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और फिर अपने रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है। फिर ये टेबुलर फॉर्मेट में हमने अपनी एक्यूरेसी वगैरह डिफाइन की है। उसके बाद जो भी आपने मैट्रिक्स यूज किया है, जो भी आपने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज किया, उसकी इक्वेशन देंगे, उसके रिजल्ट्स बताएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे, लिमिटेशन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। ये तीनों सेक्शन आपने जरूर से इंक्लूड करना है, डिस्कशन, लिमिटेशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन और कंक्लूजन। बिल्कुल शुरू में ही नहीं कूदते हम इन सेक्शंस में, क्योंकि इन सेक्शंस को लिखने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगेन आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करोगे, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, थोड़ा सा इवैल्यूएट करोगे, एनालिसिस करोगे अपने पेपर का दूसरे पेपर्स के साथ, आप ये तीनों सेक्शंस भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, और इस तरीके से आपका ये पेपर रेडी हो गया। तो यहाँ तक थी ये सारी मेरी अपनी बातें जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर करनी थी। तो मेरा सेशन यहाँ पर एंड हुआ। अगर अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा मैम, मैं दो क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या हमें कॉन्फ्रेंसेस को प्रेफरेंस करना चाहिए या जर्नल को? अच्छा, मैं इसको आपका आपका ये जो जवाब है मैं दोनों तरीके से दूंगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आपका पाकिस्तान में ही रहने का इरादा है तो आप जर्नल में ही जाएं। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस में ना जाएं। लेकिन अगर आप बाहर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपको पेपर की पब्लिकेशन जल्दी चाहिए, तो आप कॉन्फ्रेंस में जाएं। कॉन्फ्रेंस में जाने से आपको फायदा है, पेपर की पब्लिकेशन जल्दी होती है, प्रोसीडिंग का भी एक आपको फ्लेवर मिलता है, और बाहर प्रोमोट ही कॉन्फ्रेंस पेपर्स को किया जाता है। ठीक है। मैम ये आपका रिसर्च पेपर है? जी, ये मेरा रिसर्च पेपर है। मैम आपने कितने टाइम में लिखा है ये? अच्छा, ये मैंने लिखा था, तकरीबन मुझे 8 महीने लगे थे, लेकिन मैंने कोई एआई टूल को इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और जितनी बातें मैंने अभी आप लोगों के साथ 1 घंटे में बता दी ना, आप यकीन करें इनको जोड़ने में मुझे 2 साल लगे। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। मतलब ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं है जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि जाके ये सारी चीजें वहां से पढ़ लो। जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाती गई, कि तमाम तर टिप्स एंड ट्रिक्स की तमाम तर जुगाड़ें आप कह लेंगे, मुझे वहां से पता चलती गई। तो अब जो मैं पेपर लिखूंगी, कि अगर अब मैं शुरू करती तो मैं कितने टाइम में कर लेती, विद मॉडल ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विद 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 इंक्लूजन ऑफ नोवेल्टी, तो तकरीबन मैं 3 महीने में पेपर पूरा करके जर्नल में भी डाल सकती हूँ। अच्छा मैम, ये पेपर आपका रिव्यू पेपर है या फिर और रिसर्च ये जो? मेरा ये मेरा एक्सपेरिमेंटल पेपर है, ये मेरा रिव्यू पेपर नहीं है। रिव्यू पेपर के अंदर रिजल्ट्स नहीं होते, जी मतलब जी। डिस्कशंस। सही समझ गए हमें। जी जी, मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए मुझे आपने ऊपर से रिव्यू नहीं किया था, मैंने जस्ट इधर से क्वेश्चन राइज किए हैं। थैंक यू। ओके मैम, आपने एक बात बताई कि हमें चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, जैसे IEEE की हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें 8 पेज की लिमिट होती है, तो आप इतनी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक ही चीज़ का बिल्कुल आप टेबल सही। भी दें, इमेज भी दें, तो फिर इस केस में क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ आपको, जो टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस की मैंने बात की थी शुरू में, अगर आपने सुना हो, आप जब उनके पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको टेम्पलेट पता चल जाएगा कि आपने कितना लिखना होता है। कॉन्फ्रेंस में हम पूरा नहीं लिखते। ठीक है। कॉन्फ्रेंस में हम बहुत लिमिटेड अमाउंट की अपनी रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप जो कॉन्फ्रेंस के पेपर जब पढ़ते हैं ना, जो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, आप उनको निकालें, उनका टेम्पलेट देखें, 7 to 8 पेजेस का ही होता है। फिर उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू कम करते हैं। लिटरेचर रिव्यू कम करते हैं, डिस्कशंस थोड़े से कम करते हैं अपने रिजल्ट्स के ऊपर, रिजल्ट्स अपने शो कर देते हैं। ये भी आपको ना, ये भी चीज कॉन्फ्रेंस टू कॉन्फ्रेंस वेरी करती है। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं, उस बार आप सिर्फ और सिर्फ अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाते हो, और थोड़ा सा मेथोडोलॉजी के बारे में लिखते हो कि किस किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, किस चीज को यूज किया। ये जब आप कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़ेंगी ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा।
फिर जब आपका पेपर सबमिट होता है तो रिव्यूज आते हैं आपके पास कि अब आप हमें फाइनल पेपर सबमिट करें, तो उसमें जाती है वो 7 to 8 पेपर्स वाली कॉपी, जिसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा सब चीज लिखते हैं, जिसमें आप लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन को काफी श्रिंक कर देते हैं, और ज्यादा एम्फेसाइज जो होता है वो आपका होता है मेथोडोलॉजी के ऊपर और रिजल्ट्स के ऊपर। ओके मैम, अगर अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जर्नल पे एम्फेसिस दिया जाता है, रिसर्च, अगर आपकी एमएस की रिसर्च है, तो क्या एमएस की रिसर्च जर्नल में जानी चाहिए या कॉन्फ्रेंस में? अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रिसर्च कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तान में हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर के साथ हैं और प्रोफेसर से आपको फंडिंग का कोई आसरा है, वो जाने ही नहीं देगा कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है कॉन्फ्रेंस में वो पेपर लेकर जाए। ठीक है, वो इतनी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी कि आप खुद ही पीछे हट जाओगे कि अच्छा मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर ही नहीं जाती। अच्छा, उस वक्त तक काम भी इतना मेच्योर हो चुका होता है कि जर्नल में जाना बनता है। अब इसकी ना थोड़ी सी एक मैं आपको और भी पिक्चर बताती हूँ। जैसे मिकाई है, मिकाई का जर्नल है मेडिकल इमेज एनालिसिस, टॉप क्लास जर्नल है। मतलब अब मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं पेपर डालूं अपना इस फील्ड में तो मैं मेडिकल इमेज एनालिसिस में डालूं। अब होता ये है कि मिकाई में पेपर गया, एक्सेप्ट हो गया, मिकाई का जर्नल है मेडिकल इमेज एनालिसिस, तो वो अल्टीमेटली पब्लिश होगा मेडिकल इमेज एनालिसिस के अंदर। समझी आप ये पूरा रूट जो मैंने आपको बताया? यस मैम। तो जब आप एमएस यहाँ कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप पाकिस्तान से ही कर रहे होगे, तो आपको फिर जर्नल में जाना चाहिए। आप उसका कुछ पोर्शन लेकर जा सकती हैं कॉन्फ्रेंस में कि मैं इसको थोड़ा सा एक हुक कर दूं, मैं कॉन्फ्रेंस से एक पेपर निकाल लूं और फिर मैं अपने फॉरेन प्रोफेसर को दिखा दूं कि भाई देखो ये पब्लिकेशन मैंने की हुई है। वो ये तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो आप किसी ना किसी के सुपरविजन में कर रही होंगी, तो वो जो सुपरवाइजर है वो आपको यही कहेगा कि आप जर्नल में जाएं, तो आप जर्नल में ही जाएं। ऑलराइट मैम। मैम कॉन्फ्रेंस में वैसे क्यों नहीं जाना चाहिए? कॉन्फ्रेंस में क्योंकि आपका एक तो आपके प्रोफेसर का कंसेंसस नहीं मिल रहा ना, आपको कंसेंट नहीं मिल रहा अभी के लिए। लेकिन जब आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको हाँ बोले। मैम, अगर प्रोफेसर की हम बात निकाल देते हैं, उसके बावजूद हमें कॉन्फ्रेंसेस में क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर जाना चाहिए, फिर आपको लेकर जाना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में और बाहर की कॉन्फ्रेंस में फर्क है। अगर आप अपना पेपर लिख रही हैं यहाँ पर और अगर आप बाहर की किसी कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। तो आपको मैं बोलूंगी कि पहली फुर्सत में आपको कॉन्फ्रेंस को अप्रोच करना चाहिए। मैम आपने जो कॉन्फ्रेंसेस का कह रही हैं वो इंटरनेशनल कह रही हैं, राइट? मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप लोग एज अ डेलीगेट भी जाते हैं ना, एज एन अटेंडी डेलीगेट भी जाते हैं, तब भी आपका एक्सपोजर का लेवल ही अलग होता है। मतलब कनेक्शंस आपके स्टैब्लिश होते हैं। मैं आपको कुछ स्टोरीज ऐसी भी बताऊं जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताई कि वो बाहर के, अब उनके पास था इतना इतने रिसोर्सेस, तो उन्होंने अवेल किया इसको कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गए, वहां पर प्रोफेसर्स मिलते हैं और उनको हायर कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। और ये मुझे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने बताया, जिनको शौक था कि हमारा जो पेपर है वो सीवीपीआर में जाए, आईसीसीवी में जाए, ईसीसीवी में जाए, ट्रिपल एआई में जाए, तो उन्होंने वहाँ पेपर डाला, पेपर एक्सेप्ट हुआ और वहीं पर उन्होंने प्रोसीडिंग की और प्रोफेसर वहां पर आए हुए थे। टॉप क्लास यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बता रही हूँ, यू पेन जॉन्स हॉपकिंस की, और वहां पर उनकी इस तरीके से उन्होंने उनको हायर कर लिया। तो कॉन्फ्रेंसेस में आपको रिसर्चर्स मिलते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं आपके। अगर आपको ये फ्लेवर लेना है ना, ये कॉन्फ्रेंसेस में जाने का फ्लेवर क्या होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यूनिवर्सिटीज में हो रही होती हैं ये, कराची में लोकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं कॉन्फ्रेंसेस, आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपके पास पेपर नहीं भी है तब भी आप पार्टिसिपेंट के तौर पे जा सकते हैं। आप जाके देखें कि कैसे पेपर प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा मैम, आपने एक बात की, अब बीइंग पाकिस्तानी तो ये तो हमारे लिए भी फिलहाल पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड करना डिफरेंट कंट्रीज में। जी जी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप लोकल चले जाओ। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि कॉन्फ्रेंस होती कैसे है, कॉन्फ्रेंस में पेपर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, फिर कोई भी आपसे कोई भी हाँ क्वेश्चन कर रहा होता है, इवन आपको आइडियाज भी दे रहे होते हैं लोग। अच्छा, कॉन्फ्रेंस की जो रिसर्च होती है ना जो हम डालते हैं वो इतनी मेच्योर नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी सेगमेंट्स में चल रही होती है, तो आपको आइडियाज भी बहुत मिलते हैं। मैम एक चीज़ और ऐड कर दूं,
इसके अंदर। जी वो मुझे थोड़ा सा पिछले एक पीएचडी स्कॉलर से बात हुई थी। ये इसका ये फायदा होता है कि जब आपके पास नहीं भी ना रिसर्च पेपर अपना, तो वो कह रहा था कि आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले रहे, उसको कह रहे कि मैं इसको नहीं शो ऑफ करूंगा, जस्ट मुझे ना कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, अपनी सीवी में डालना है इस चीज़ को कि मैंने ये काम प्रेजेंट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल मीटिंग में जाएं, तो आप पाकिस्तान पे भी इंटरनेशनल लेवल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं वो कॉन्फ्रेंसेज, तो वहाँ पे वो पेपर प्रेजेंट करते, पेपर नहीं बल्कि वो काम प्रेजेंट कर दे अपना। तो एक चीज़ को करने के मेरे ख्याल डिफरेंट वेज हैं, तो हमें इनकी तरफ भी ये भी ऑप्शन है आपके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। मैंने आपसे ये कहा ना कि इसके लिए ना आपको सिस्टम में आना पड़ता है। जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपको बहुत सारे वे आउट्स नज़र आते हैं। जो चीज़ें आपको लग रही होती हैं, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो वन्स जब आप सिस्टम में आते हैं, जब आप जाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएँ, हम यहाँ पाकिस्तान के लोकल में भी जा सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने नाम लिया था फ्रंटियर्स का। फ्रंटियर्स बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। ये IEEE की है आई गेस, और ये इस्लामाबाद में होती है और ये दिसंबर में होती है। अच्छा, इसका ये होता है कि जब पेपर आप प्रेज़ेंट करते हैं, उससे 3 से 4 महीने पहले ना आपको पेपर अपना सबमिट करवाना होता है। तो फ्रंटियर्स में अगर जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वो उसको सर्च करें कि पेपर्स की, जिसको को वो कहते हैं कॉल फॉर पेपर्स। तो इसकी डेडलाइन कब की है? अगर आपके काम रेडी है, तो आप उनसे बात करें और अपना एब्स्ट्रैक्ट दें, और वहाँ पर आप जाएँ, ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रंटियर्स में बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, मैच्योर रिसर्चर्स आते हैं, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। जी जी, वो इस्लामाबाद की मीटिंग को वाकई मैं कहता हूँ, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है ना रिसर्च पे, वो वाकई उसमें तो मीन्स के इनके लिंक्स भी होते हैं ना प्रोफेसर के, बाहर के बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ, वो बड़ी मतलब कि आम मीटिंग नहीं होती, वो भी इंटरनेशनल मीटिंग्स के बराबर ही होती है वो जो कॉन्फ्रेंस होती है। तो लेकिन मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में देखा है, वहाँ पे भी जो कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं ना, उनका वर्ड भी इंटरनेशनल यूज होता है, तो उसमें भी वो 3-4 कंट्रीज के ना एटलीस्ट स्टूडेंट और रिसर्चर को बुला ही लेते हैं वो प्रोफेसर को। इनके जी, जी। वैसे कोलैबोरेशंस जी, होती है ना, बिल्कुल। लैब्स की, लैब टू लैब, तो इनके स्टूडेंट अपने शेयर करते हैं, तो वो भी आते हैं प्रोफेसर। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपकी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में भी वो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में ये मैं पता है मुझे इस चीज़ का कि अस्सलाम उधर। वालेकुम एवरीवन। जी सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ग्रेट डिस्कशन। तो मैं कुछ देर से डिस्कशन सुन रहा था आपकी, तो ये मैं आप लोगों को एक और एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये पल्ले बांध लें कि एक्सेप्शंस मेक द न्यूज बट दे आर नॉट गुड टू फॉलो। ये बात ध्यान में रखो, जब भी आप कोई न्यूज सुने पहले आप सोचेंगे ये एक्सेप्शन है या ये मीडियोकर बंदा कर सकता है। अगर वो मीडियोकर बंदा नहीं कर सकता तो इसका मतलब है या तो बंदा जीनियस है या उसे कोई एज मिला, यानी कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी जो हमें नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है। डू यू गाइस एग्री? यस जी, सर। सर। ये बात अपने बेशक कमरे की दीवार पे लिख के रख लें, एक्सेप्शंस मेक ओनली न्यूज। दूसरी बात, जो जो वर्ल्ड इज रूल्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, और ये काम स्कूल से स्टार्ट हो जाता है। मैट्रिक के बाद क्या हुआ? एफएससी के लिए मेरिट बना, जो नालायक लोग थे वो नीचे रह गए, जो अच्छे थे वो ऊपर निकल गए। यूनिवर्सिटी में मेरिट बना, उसके बाद जॉब में मेरिट बना, फिर जॉब में कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो बुक्स लिखते हैं और उनकी बुक फॉलो होती है। तो अब जो व्हाट डज इट मीन कि मोस्ट ऑफ द जो बुक्स रिकमेंडेशन होती हैं दे आर ओनली फॉर हाई आईक्यू प्रिविलेज्ड पीपल। नॉर्मल बंदा उन्हें फॉलो करेगा तो फेल हो जाएगा। एंड दैट्स वे मोर देन 90% ऑफ द पीपल they fail in actual life because they are following something which is only for extraordinary people. कोई ऐसा साथी जिसे बात समझ ना आई हो? या जो डिसएग्री करते हैं इस बात से? तो तो व्हाट डज इट मीन कि आपको अपने लिहाज से सक्सेस होने का तरीका निकालना। मसलन अगर आपने
रिवर को तैर के दूसरी तरफ जाना है, जिसे अच्छी स्विमिंग आती है वो तो तैर के चला जाएगा, वो केयर ही नहीं करेगा कि पानी तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से दरिया चौड़ा है कि नहीं चौड़ा। ही कैन स्विम वेल, ही कैन गो, और वो जल्दी पहुंच जाएगा, वो किताब भी लिखेगा, वो मोटिवेशनल टॉक्स भी देगा कि दरिया कैसे पार करते हैं। लेकिन जो मीडियोकर लोग हैं, जो 90% जिन्होंने स्विमिंग पूल से बाहर जिंदगी में कोई पानी, जिन्होंने कभी फ्लोइंग वाटर देखा ही नहीं है, तो वो पार नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। तो अगर वो बंदे उसकी एडवाइस को फॉलो करेंगे ना कि भाई बस आप में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आप भी कर सकते हैं, जंप लगा दें, तो क्या होगा? वो गिरेगा। 90% लोग डूब जाएंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट टू फाइंड द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जिसे देखें जंगल में जो शेर है, अकेला शेर किसी बुल को अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, बुल उसको मार देगा। 10-12 शेर होते हैं, हालांकि वो जंगल का बादशाह, 10-12 इकट्ठे मिलके पूरी प्लानिंग करके फिर जाकर कहीं एक जानवर को पकड़ते हैं। फिर भी जो तगड़े जानवर हैं वो 10-12 शेरों से भी काबू नहीं आते। जिस तरह जो जैबरा होता है, रेयरली वो शेर के हाथ आता है, रेयरली। इवन ग्रुप का, शेरों का ग्रुप हो तब भी। तो लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ आई कैन अचीव समथिंग रियलिस्टिकली इन अ डूएबल फैशन। ये बात समझ में आ गई है? जी बिल्कुल सर, यस बिल्कुल। सर। अभी मैं एक सर और आप बात बताता हूँ आपको, ये बातें नोट कर लें प्लीज, और इन्हें दोबारा गो थ्रू होता रहा करें जब तक कि आप मैच्योर ना हो जाए, आपको पता ना चल जाए ये चीज मेरी सेकंड नेचर बन गई। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हम कहते हैं 40 कंट्री से रिसर्च पेपर आ जाते हैं। उसमें जो जनाब की नोट टॉक है, वो यूरोप से, जर्मनी से कोई बंदा आया हुआ है, दूसरा बंदा कोई गोरा इंग्लैंड से आया हुआ है, तीसरा अमेरिका से आया हुआ है। तो व्हाट डज इट मीन? बोलें, क्या सर ये इसका कॉन्फ्रेंस मतलब कि अच्छी है? क्या इसमें जाना चाहिए? सर अगर इतनी दूर से कंट्री से प्रोफेसर या कोई रिसर्चर आए हैं तो मेरे ख्याल वो कुछ एडवांस लोगों की ही है। वो अगर वो हमारे जैसे मीडियोकर के लिए जस्ट वो देखने के लिए ही है सही है, या सही है। सब मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अपने गांव में एक मेला लगाया, और उस गांव में लाहौर से भी 2 बंदे आ गए। तो व्हाट डज इट मीन? क्या वो मेला जो गांव में है, जिसमें कोई चीज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जो लाहौर वाले ने कभी उतने आउटडेटेड चीजें देखी नहीं है, तो वो लाहौर वाला क्यों आया वहां पे? बताएं भाई, आपके ख्याल में? भाई या तो लाहौर वाला मेरा दोस्त होगा, ऐसे ही। ये- और मैंने उनसे चीफ चीफ गेस्ट भी बना दिया अपने इलाके में, या उन्हें लाहौर में कोई पूछता नहीं है। ग्रेट पॉइंट सर। अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरे गांव वाला मेला बहुत एडवांस है, वो अमेरिका के लेवल का है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 50 कंट्रीज के डेलीगेशन भी हैं, की नोट होते हैं। नॉर्मली उस कॉन्फ्रेंस में वो पेपर आएंगे जो कि बाकी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं हो रहे। क्योंकि जब एक रिसर्चर पेपर लिखता है ना, बेशक वो यूके में भी बैठा हो, वो कहता है यार यही नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भेज दो, चलो उस कंट्री का चक्कर भी लगाएंगे। वो की नोट जो होते हैं ना, वो भी इसी चक्कर में, या तो वो दोस्त होते हैं बहुत अच्छे कि वो ना नहीं करते, या उन्हें शौक होता है दुनिया घूमने का, तो वो कहते हैं चलो ये कंट्री भी देख के आते हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस के खर्चे पे आते हैं, होटल, अच्छे होटल में स्टे करते हैं, एक की नोट दे दिया, 2-4 मीटिंग स्कीम, बाकी वो लाका देखा, फोटो शोटो खींची, तो टूरिज्म हो गई। तो जिस तरह मैंने ड्यूरिंग पीएचडी 13 डिफरेंट कंट्रीज देखे थे,
मुझे किसी बंदे ने कहा था कि वो रिसर्चर बहुत नालायक होता है जो अपने पैसों पे कहीं टूरिज्म करने जाए। तो जहां जाना है वहां पेपर भेजे, तुम चले जाओगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? जी बिल्कुल सर। सर आपने बड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन की है सर, बड़ा अच्छा। दूसरी बात, एक बात याद रखें कि आपको रिसर्च पेपर इंटरव्यू के टेबल तक लेके जा सकता है, उससे आगे आपका इंटरव्यू होना है। नो बॉडी इन टूडेज वर्ल्ड ट्रस्ट ऑन सीवी। और जब आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, फिर आपका ज्यादा पोस्टमार्टम होता है कि बंदे को चीजें आती भी हैं कि नहीं आती। तो ड्यूरिंग बीएससी आप वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते जो कि रिसर्च में यूज होते हैं। अमेरिकन सिस्टम में आपको बीएस ऑपरेशंस की जॉब सिखाता है, डिजाइन का सारे सब्जेक्ट्स एमएस में होते हैं। डिजाइन में आप वो सब्जेक्ट, एमएस में वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो रिसर्चर के लिए जरूरी हैं, जो रिसर्च की एबीसी हैं। अगर आप बीएस में हैं तो आपको तो पता ही नहीं है कि रिसर्च क्या है। यू कैन नॉट इवन, ये बिल्कुल उसी तरह एक बंदे ने बीएस किया ही नहीं है, मैट्रिक पास है, और वो किसी को कह के मैंने बीएस कर लिया हुआ, तो वो जिस बंदे को चीजें आती हैं 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये ब्लफ कर रहा है, या तो ये झूठ बोल रहा है, और शायद इसे खुद भी बेचारे को नहीं पता कि ये झूठ बोल। तो जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ अभी तक कि राइटिंग पब्लिकेशंस, जब आप थर्ड वर्ड से पब्लिकेशन राइट करते हैं तो इट इज नॉट इजी। और अगर आप मेरी तरह के मेडियोकर हैं तो भाई आपको तो फिर मैथ भी उस लेवल का नहीं आता कि आप इवन रिसर्च बनने का सोच ही पड़े। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो आप फेक इट कर रहे होंगे, आप अपने आप को पागल बना रहे होंगे, आपकी रिसर्च की क्वालिटी नहीं होगी। और जिस बंदे को काम आता है उसको 2-3 मिनट आपसे वो बात करेगा ना, उसे पता चल जाएगा। और आपको ये समझ नहीं आएगी कि यार मेरे पास 5 रिसर्च पेपर है, मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है, आपने वो चीज, आपने वो दुनिया देखी नहीं, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि अगले बंदे को ये लगता है कि आपको काम नहीं आता। तो दीज आर ऑल द, देखें मैं खुद रिसर्चर हूँ, हाईएस्ट साइटेड हूँ अपनी डोमेन में, मैं रिसर्च लैब्स को फंडिंग देता हूँ रेगुलरली। आई कोड गुरु पे अगर हम इस पाथ पे नहीं जाते तो इसकी रीजन है भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्योंकि हमें ये लगता है कि ये मुश्किल, ये सक्सेस का मुश्किल तरीका, और इतना मुश्किल है कि पूरा पाकिस्तान रिसर्च कर रहा है और फेल हो रहा है, पूरा पाकिस्तान। यानी कि मैं यूआईटी के यहाँ एलुमनाई रीयूनियन में गया, वहां पे सबसे कम उम्र मैं था, मुझे भी 25 साल हो गए डिग्री की। मैं एनईडी के एलुमनाई रीयूनियन में गया, सबसे छोटा मैं था। यानी कि 90s के बाद पाकिस्तानी आना बंद हो गए, और उसकी रीजन क्या है कि हमने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं चुना, हमने मुश्किल तरीका सोच लिया। डज इट मेक सेंस? यस सर, यस सर। तो रिसर्च को हमेशा डिस्कस करते हुए ये सारी बातें ध्यान में लाती कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, हम रिसर्चर बनने की कोशिश भी करें तो दुनिया नहीं मानेगी कि रिसर्चर। मसलन आप सोचें कि युगांडा से कोई बंदा करके मेरा Tier 1 के जर्नल में पेपर पब्लिश है और आप प्रोफेसर हैं, आप मैक्सिमम क्या करेंगे, चलो यार इंटरव्यू तो ले लेते हैं फिर देखेंगे। और इंटरव्यू में आप उस बंदे को रगड़ेंगे अच्छी तरह से, जितना आपसे रगड़ा जाता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू नहीं है ना उस कंट्री की एज अ रिसर्चर। तो इसलिए ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में जाने का कोई फायदा नहीं होता। अगर फायदा होता तो पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे, मतलब फायदे का मतलब है कि पाकिस्तान भी कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद कितने प्रोफेसर हैं जिन्हें इंटरनेशनल जॉब मिल जाती है, इंटरनेशनल ऑफर आ जाती है, किसी को भी नहीं आती। एक को अगर किसी को आ जाती तो भाई वो एक्सेप्शन है, वो ट्रेंड नहीं है। आप ये सोचेंगे अगर 100 बंदा किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है तो क्या 20 को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, या वो एकदम पढ़े लिखे हो जाते हैं?
हालांकि उन्हें पहले आता ही कुछ नहीं है, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कॉन्फ्रेंस देखें, सक्सेस हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। अपॉर्चुनिटीज दुनिया में लाखों हैं इस वक्त, कॉन्फ्रेंस में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो पहले हमें प्रिपेयर होना है, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा किसी कॉन्फ्रेंस में जाए तो शायद हमें ब्रेक मिल जाए, शायद हम किसी को पसंद आ जाए। अभी ये जो क्या कहते हैं, अभी तक किसी का क्वेश्चन? सर मैं इससे एग्री करता हूँ। कुछ हमारे पीएचडी स्टूडेंट टीचर्स जो हैं चाइना से भी पीएचडी करके आते हैं ना, फिर भी उनको इंटरनेशनल जॉब नहीं मिलती। मैंने काफी मेरे टच सर में भी हैं कुछ जो नहीं, कुछ नहीं, चाइना में से पीएचडी करने वाले किसी को इंटरनेशनल जॉब नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। अगर किसी को मिलती है तो वो एक्सेप्शन है, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग। ये दिस इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि चाइना से आने वालों को पाकिस्तान में भी जॉब नहीं मिलेगी। जी सर। सही है। दूसरी ये बात है कि वो जो है ना, एक बात, आप अगर आपने बोर्ड टॉप नहीं किया हुआ ना पाकिस्तान में, तो कंसीडर योर सेल्फ एज अ मेडियोकर पर्सन, जिसके पास इनफिनाइट रिसोर्सेज नहीं है, इनफिनाइट आईक्यू नहीं है। तो ही हैज टू फाइंड ऑप्टिमाइज्ड वे, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कोई चोर रास्ता, कोई स्मार्ट मूव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ये बात ध्यान में रखनी, वरना पूरे पाकिस्तान के बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस्त। अभी ये मैम महमूना निसार का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि वी अज्यूम एज अ mediocre स्टूडेंट वी नीड प्रोजेक्ट्स देन रिसर्च, इफ यस प्लीज कॉल समवन हु इज मेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू Kaggle। प्रोजेक्ट करना फेल होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मसलन अगर आपको कोई चीज आती नहीं है, तो भाई जो काम जिस अगर किसी बंदे को कोई चीज आती है ना, जो काम वो एक दिन में करेगा ना, जिसे वो चीज नहीं आती वो 6 महीने में करेगा, और वो भी टकरे मार मार के गूगल से करेगा, आता फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपने उस वक्त करना जब आपको चीजें आती हैं। जिस देखिए पाकिस्तान में जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप करने के बाद 100% बच्चे क्यों फेल होते हैं? नॉट 99%, 100%। किसी को कैरियर में ब्रेक नहीं मिलती, क्यों? कि भाई चीज आएगी तो इंटर्नशिप में उस चीज की प्रैक्टिस होगी ना, काम नहीं आता। तो हमें समझने की जरूरत है कि वेयर आर वी स्टक इन अवर कैरियर। तो कहाँ स्टक है हम कैरियर में? बेसिक कोडिंग में। बेसिक कोडिंग पे। गूगल क्यों कोडिंग का टेस्ट लेता है? गूगल कभी एडवांस चीज नहीं पूछता भाई। गूगल, एप्पल, अमेजोन ये अभी भी डाटा स्ट्रक्चर पूछते हैं, कहते हैं हमें सॉर्ट करके दे दो, हमें ग्राफ में ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम लगा के दे दो, हमें रिकर्जन का क्वेश्चन कर दो। दे नेवर आस्क। आपका 20 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो कभी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करते। क्यों? पूरी दुनिया कोडिंग पर बची हुई है। एक बात ये वाली है जिसपे आईकोड गुरु प्रैक्टिस करवाता है आपको कि आप इस लेवल पे हो जाएंगे, आप गूगल में जा सके। अब इस साल जो हमारे स्कॉलरशिप हुए हैं, आधे स्टूडेंट के प्रोफेसरों ने बेसिक कोडिंग के इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जी आप अपना एडिटर खोले, हमें ये क्वेश्चन करके दें। क्यों? कि बहुत सारे लोग पीएचडी करने जाते हैं, उनसे पर आइडिया तो प्रोफेसर के पास भी बहुत होते हैं ना। प्रोफेसर को कोई आइडिया इंप्लीमेंट करने वाला चाहिए, तो जिसे कोडिंग नहीं आती वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो यह कि, और कोडिंग 8वीं क्लास के बच्चे को भी आ जाती है, इसके लिए कोई मैथ नहीं चाहिए। तो पहली बात तो यह कि यू शुड बी अ स्टैंडर्ड कोडर, आप कह सकेंगे हाँ मुझे कोडिंग आती है। और दूसरी चीज क्या कि प्रोजेक्ट अकेले करेंगे ना तो टकरे मारते रहेंगे। मसलन मैं अगर प्रोजेक्ट अकेला कर रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तान का मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, मैं प्रोजेक्ट अकेला कर रहा हूँ, पहली तो बात है मुझे समझ ही नहीं आएगी स्टार्ट कैसे करना है। मैं गूगल से कोई चीज पकड़ूंगा, उसमें से ही मुझे आधी इंग्लिश नहीं समझ आएगी, मैथ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट क्या होता है कि कहीं से छापा मार लिया,
इंटरनेट पे 3 डिफरेंट वेबसाइटों से कोड उठाए, उन्हें इकट्ठा कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया, इससे ज्यादा नहीं होता। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई उन लोगों के साथ काम करें जिन्हें काम आता है, और वो रिपीटेडली करें, बहुत ज्यादा करें। उसके लिए हम आपको हैकाथॉन में भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में कैगल के प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए। आप कैगल के प्रोजेक्ट करने वालों को कभी किसी अच्छी जगह नहीं पहुंचते देखेंगे। क्यों? कि भाई जोर बहुत ज्यादा लगता है, लर्निंग बिल्कुल नहीं होती है, नो बडी इज इम्प्रेस्ड। उससे बेहतर है आप हैकाथॉन में जाए एज अ जज, एज अ मेंटर। देखिए मैं जब एज अ हैकाथॉन में जाता हूँ ना, एज अ जज, आई रिव्यू नॉर्मली अबाउट 80 to 100 प्रोजेक्ट्स। तो मेरी तो आंखें खुल जाती हैं, वो तो मेरे लिए खुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप हैकाथॉन में जाएं एज अ मेंटर। हैकाथॉन में आप 6 प्रोजेक्ट टीम के साथ 6 घंटे डिस्कस करें उनका प्रोजेक्ट। वो क्या होगा, 45 मिनट उनकी बातें सुनती रहें, और आखिरी 15 मिनट में जो उन्होंने कहा है उसी मरोड़ तरोड़ हुए, कुछ अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग डाल के जवाब दे दिए। तो आप अगर हर महीने 6 टीमों के साथ, 6 इंटरनेशनल टीमों के साथ उनके प्रोजेक्ट डिस्कस करें, और साथ आपके सीवी पे भी आ रहा है कि आप एज ए मेंटर गए हैं, तो दैट इज लॉट ऑफ लर्निंग। ये कैगल की 6 महीने के प्रोजेक्ट से ज्यादा लर्निंग होगी, और इसमें जोर भी नहीं लगा आपका। तो व्हाट डज इट मीन कि आप एज अ जज जाए, एज अ पार्टिसिपेंट जाएं, एज अ मेंटर जाएं, आपकी जो लर्निंग स्पीड है, हम नॉर्मली कहते हैं कि 3 दिन की हैकाथॉन 3 महीने की इंटर्नशिप से बेहतर होती है, और ये हमारे रिजल्ट भी बता रहे हैं, और ये मुझे खुद भी फील होता है। तो अगर आप में से अगर कोई बंदा हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में जा रहा है, तो ही विल बी बेटर देन एनी पीपल हैविंग पब्लिकेशंस। बात करने में भी सीवी भी उसका तगड़ा होगा, उसके इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होंगे, उसकी झिझक भी चले गई होगी। तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि एक अच्छी स्कूलिंग वाले बच्चे को मिलती हैं, जो लम्स के ग्रेजुएट के पास होती हैं। तो आई वुड वेलकम एनी क्वेश्चन। कोई सख्त क्वेश्चन करना करे, दैट विल गिव अस सर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन मैं सर वो मोर। रिसर्च के वाले से बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस तरह किया था, एक स्टूडेंट था पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर मींस लास्ट ईयर का 5th का। तो उसको मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया था इक्विटी गुरु का, तो वो फिजिक्स डिपार्टमेंट मीन के फिजिक्स बैकग्राउंड से था। तो बैकग्राउंड कॉल के बाद ना 25 मिनट 30 के बाद फिर मैंने उससे एक अपनी डिमांड की कि जो आपका पेपर निकल है ना उसके अंदर मेरा ऐड कर दें। जैसे कि मैम ने ये 8 मंथ वर्क किया ना, तो 1 घंटे के अंदर इन्होंने हमें समझा दिया। अगर हम 1 घंटा समझेंगे तो हमें सारा नॉलेज आ जाएगा इसने क्या काम किया। तो मीन्स कि इतना था इसके अंदर। तो मैंने फिर उससे ये फायदा लिया है कि वो मेरा नाम ऐड कर देगा तीसरे नंबर पर। तो मीन्स कि मेरी उस पर एनर्जी नहीं लगी, मैंने उसको जस्ट 20-25 मिनट के अंदर वो बताया, और इसको मैं रीड कर लूंगा कि उन्होंने क्या काम किया है। तो वो इसी से एग्री हो गया, तो उन्होंने मेरी वो थोड़ा सा ले लिया था मेल और नेम। तो इस सही है, तरह मेरे सही है। ख्याल कर तो लेना चाहिए। मैं ये नहीं कि आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान रिसर्च पब्लिकेशन कर रहा है और पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। तो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। ऐसे ही बिल्कुल। सही, तो बी वेयर ऑफ दैट थिंग। आप, मुझे पता है ये चीजें बहुत पॉपुलर हैं, और जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल अनपॉपुलर है। लेकिन भाई मैं खुद लो आईक्यू का बंदा हूँ। मैं खुद क्या कहते हैं कि इंतहाई, क्या कहते हैं कि यानी कि मैं एक मीडियोकर आदमी हूँ। तो आई एम 90% ऑफ द पाकिस्तान। तो मेरी बातें उनके लिए रेलिवेंट है। जो हाँ टॉप 1-2% है उनके लिए शायद ना हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की अगर सक्सेस उन टॉप 1% से भी ज्यादा आ रही है, तो देयर इज अ रीजन ना। ऐसे ही है बिल्कुल सर। सही है, इसका मतलब है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। Sir, I want to add something here. Can I please?